सुनना भाई यहाँ पे। तो आज का जो मेन मुद्दा हमारा वो ये है कि कल हम लोगों ने इसमें रिएक्शन देखी थी, सारी रिएक्शन याद हो गई होंगी। ठीक है, मेन मुद्दा अपना आज का ये है कि हम लोग को आइसोमरिज्म के बारे में पढ़ना है। आइसोमरिज्म, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले जो क्लास 11th में हम लोगों ने देखा था आइसोमरिज्म, पहले वो देख लेते हैं। आइसोमरिज्म में था क्या? आइसोमरिज्म सबसे पहली चीज थी, दो टाइप के होते हैं हमारे पास में, स्ट्रक्चरल और ज्योमेट्रिकल। ठीक है, स्ट्रक्चरल के अंदर सबसे पहला जो होता है दैट इज चेन आइसोमर। दूसरा जो होता है हमारे पास में पोजीशन। ठीक है, पोजीशन के बाद में हमारे पास में होता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, और आखिरी हमारे पास में होता है मेटामर। ठीक है, और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के अंदर ही एक चीज होती है हमारे पास में कीटो इनॉल फॉर्म, जो कि इस साल हम लोग को पढ़नी है, कीटो इनॉल फॉर्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के अंदर दो चीजें होती हैं। नंबर पहला, एक होता है स्टीरियो आइसोमर, सॉरी ज्योमेट्रिकल नहीं, स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल होता है। हाँ, स्टीरियो आइसोमर के अंदर दो होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है हमारे पास में ऑप्टिकल। ठीक है, तो भाई सिंपल सी बात है, चेन आइसोमर के बारे में तुमको पता होगा, जहां पे चेन लंबी छोटी होती रहती है। जैसे एक एक एग्जांपल देके मैं दिखाता हूं मैं तुम लोग को। लेट सपोज ये 1 2 3 4 5, ये क्या मेरा पेंटेन है, हाँ कि ना हाँ सर। सब लोग? दिस इज पेंटेन। 5 कार्बन है और क्या बोलते हैं 12 हाइड्रोजन। सब लोग, मैंने इसका फॉर्मूला हो गया C5H12, 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम लोग को बोलूं 1 2 3 4 और CH3, इसमें भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है। दिस इज 2 मिथाइल ब्यूटेन, हाँ कि ना? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं CH3, इसमें 3 कार्बन ऐसे 3 कार्बन ऐसे, दैट इज 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इसमें भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है, हाँ या ना सब लोग? तो भाई इनमें सब में फॉर्मूला एक ही है C5H12, बट जो चेन है वो मेरी छोटी बड़ी हो रही है। देयरफॉर इट इज किस टाइप का? चेन आइसोमर। ठीक है, आगे की बात करता हूं मैं पोजीशन आइसोमर। व्हाट इज पोजीशन आइसोमर? तो इसकी बात करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने बोला C पेंटेन, तो अगर मैंने क्लोरीन यहां पे लगा दिया तो दैट इज 1 क्लोरोपेंटेन। बट अगर मैंने क्लोरीन यहां पे लगाया तो 2 क्लोरोपेंटेन, और क्लोरीन मैंने यहां पे लगाया तो 3 क्लोरोपेंटेन। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो दिस इज नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, सॉरी पोजीशन आइसोमर। कौन सा आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। समझे क्या? जहां पे फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो रही है दैट इज नोन एज पोजीशन आइसोमर। अब मैं अगर आगे की बात करूं, ध्यान देना यहाँ पे, अगला फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। इसमें एक एग्जांपल लेता हूं भाई, ये क्या है? ये क्या है? ये सॉरी मेरी गलती, ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन, हाँ कि ना? ब्यूटेन। साइक्लो साइक्लो ब्यूटेन। और अगर मैं बोलूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये क्या है? ब्यूटेन। ब्यूटीन। और इसका फॉर्मूला क्या है? C4H8। हाँ। और इस पे भी दो दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं सब पे, फॉर्मूला है C4H8। बट वहां पे जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्यों ना एल्कीन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्केन है, यस सर। हाँ कि ना? देयरफॉर दीस आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। दोनों का फॉर्मूला सेम है बट दोनों के फंक्शनल ग्रुप्स अलग अलग है। वहां पे ईन है, यहाँ पे एन है। समझे क्या? हाँ सर। बाकी लोग ठीक है। अब अगर मैं आगे की बात करूं तो ध्यान देना यहाँ पे। अगला आता है हमारे पास में क्या? कीटोइनॉल फॉर्म, जो इस साल हम लोग यूज करेंगे। व्हाट इज कीटोइनॉल फॉर्म? जैसे कि मान लो कोई इनॉल है मेरे पास में, इनॉल। इनॉल क्या होता है? जैसे कि मैंने लिखा CH3 CHOH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है भाई, ये है इनॉल, हाँ कि ना? अल्कीन भी है और साथ ही साथ अल्कोहल भी है, हाँ कि ना? ये क्या करेगा?
ध्यान देंगे आप, ये क्या करेगा अपना यहाँ से H हटाएगा, H हटा के इसको दे देगा, इधर डबल बॉन्ड बना देगा। तो देखो क्या बन गया ये, देखो ये बॉन्ड टूटेगा और ये बनेगा माइनस और H बनेगा प्लस, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, H इसको मिल जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O बन जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया, हाँ या ना, समझे। तो इस टाइप का जो देखो यहाँ पे इनॉल है, यहाँ पे कीटोन है, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये फंक्शनल ग्रुप का ही एक पार्ट होता है कीटो इनॉल फॉर्म। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल और अल्कीन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन है। तो सिंपल सी बात है, कीटो इनॉल फॉर्म एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, समझे ये चीज सब लोग, हाँ सर। ठीक है। नेक्स्ट मेटामर, मेटामर क्या होता है, मैंने बोला ROR डैश, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ ईथर, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH2O CH3, दैट इज मिथाइल ब्यूटाइल ईथर, मिथाइल ब्यूटाइल ईथर, ठीक है। और इसका वैसे नेम होगा मिथॉक्सी ब्यूटेन, मिथॉक्सी ब्यूटेन इसका आईपैक नेम होगा। अगर मैं इस एक चेन को उधर कर दूं तो CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, क्या इनका फॉर्मूला चेंज हो गया, पहले कितने कार्बन थे, 1 2 3 4 5, C5H 3 3 6 7 8 9 10 11 12, C5H12O, अभी कितने हैं भाई, वही 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और O, अभी फॉर्मूला वही है, बस अंतर क्या आया कि ये जो यहाँ पे चेन जो है मेरी, इधर अलग चेन हो गई है, इधर अलग चेन, तो अब हो गया, इसका नाम हो गया इथॉक्सी, इथॉक्सी प्रोपेन, पहले था मिथॉक्सी ब्यूटेन, बट सेम चीज ही है लगभग, तो इनको बोलते हैं मेटामर, समझे क्या। यस सर। बाकी लोग यस सर। ठीक है। अब इसके आगे की बात करूं, अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात करूं, तो पिछले साल तुम लोगों ने दो चीज सीखी थी, सिस और ट्रांस सीखा था, हाँ, तो उनको वो होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर सिस एंड ट्रांस। लाइक सपोज कि अगर ऐसे है, मेरे पास में लिखा हुआ है CH2Cl2 ऐसा लिखा हुआ है, तो C2H2Cl2, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है, या सी, हाँ ठीक है, दोनों पे एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और एक एक क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। इसको दो टाइप से बनाया जा सकता है, कैसे, अगर दोनों हाइड्रोजन को एक साइड लगा दिया जाए और दोनों क्लोरीन को एक साइड, तो दिस इज नोन एज सिस, हाँ या ना। और अगर मैं बोलूं कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, एक साइड में क्लोरीन, उसके अपोजिट साइड में क्लोरीन, एक साइड में हाइड्रोजन, उसके अपोजिट साइड में हाइड्रोजन, दिस इज नोन एज ट्रांस। एंड ट्रांस का डायपोल मोमेंट लगभग हरदम कितना होता है, 0, मतलब अगर 0 भी नहीं होता तो मेजॉरिटी हरदम सिस वाले से कम डायपोल मोमेंट होता है ट्रांस का, समझे क्या। उसको नॉन पोलर बोलते हैं ना, नहीं, नॉन पोलर हर एक नहीं होता है, नॉन पोलर हर एक नहीं होता है, समझे क्या, ठीक है। बट हाँ ये गारंटी है कि ट्रांस वाले का हरदम डायपोल मोमेंट सिस वाले से कम होता है। क्या ये बात समझ में आई। यस सर। तो इतने टाइप के हमारे पास आइसोमर होते हैं, और अब हम लोग को एक आइसोमर की बात करनी है, दैट इज ऑप्टिकल आइसोमर्स, समझे क्या सब लोग। हाँ सर। करो स्टार्ट, चलो लिखो ऑप्टिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर। हाँ भाई सर आप अपने स्क्रीन शेयर करना बंद करेंगे क्या? ठीक, हाँ भाई ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं यहाँ पे। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं आप सुनना, यहाँ पे दो चीजें होती हैं। पहली बात कर लेते हैं हम लोग कि लाइट के बारे में बात करते हैं, हेडिंग डाल के रखो बस ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो पहले लाइट के बारे में बात करते हैं, और लाइट के बारे में बात करने के बाद में उसके बाद में आगे ध्यान देंगे यहाँ पे। तो लाइट में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हाँ कि ना, पार्टिकल। नहीं लाइट हैज ड्यूअल नेचर ना, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल, हाँ या ना। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो लाइट जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो लाइट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं ये लाइट का सोर्स है, तो लाइट के कंपोनेंट्स हर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, हर प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, उनको इस तरीके से डिनोट किया जाता है, समझेगा।
लाइट के कंपोनेंट्स हर एक प्लेन में डिनोट करते हैं, दैट इज नथिंग बट हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजेंस वेव थ्योरी जो कि हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स के, वेव नेचर ऑफ लाइट है फिजिक्स में, दो है तुम्हारे पास में, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स, दो चैप्टर है बिल्कुल। उसमें। वेव ऑप्टिक्स में हम लोग ये इसका जो इसके देखो यहाँ पे सिर्फ हम केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें करेंगे, बाकी इसके पीछे की जो पूरी मैथ्स है वो फिजिक्स में आएगी, ठीक है। तो हाइजेंस वेव थ्योरी क्या बोलती है कि एक जो पार्टिकल नेचर है, मतलब उसका बेसिस है, ये बोलती वो मतलब थ्योरी कुछ अलग है बट उसका बेसिस क्या है कि अगर एक कोई पार्टिकल है, वो जो वेव्स होती है वो हर एक डायरेक्शन में रहती है उसकी वेव्स, मींस उसकी जो वेव क्या है, वाइब्रेशन। वेव क्या होती है, पार्टिकल्स का वाइब्रेशन, हाँ कि ना। वेव इज नथिंग बट एनर्जी, हाँ या ना। कितने सेकंड्स में कितनी बार वाइब्रेट किया। ठीक है, वाइब्रेशंस आर नथिंग बट एनर्जी, जो एनर्जी मेरी कम ज्यादा हो रही है दैट इज नथिंग बट वेव। तो ये जो पार्टिकल होता है ना, ये सॉरी ये जो क्या बोलते हैं ईएम वेव है, ये पार्टिकल्स को वाइब्रेट कर रही है इन ऑल डायरेक्शंस, जिसके कारण हमको वो एनर्जी दिखाई दे रही है। अब आगे सुनना है आप एक चीज, सिंपल सी बात ये है, हम लोग इतने सारे कंपोनेंट नहीं लेते हैं, हम लोग बेसिकली दो ही कंपोनेंट लेते हैं। एक होता है पैरेलल कंपोनेंट और एक होता है उसका कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। एक होता है पैरेलल कंपोनेंट और एक होता है परपेंडिकुलर कंपोनेंट। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब कैसे, ये पेन है मेरा, ये रहा, दैट इज इनसाइड द पेपर। और पैरेलल कंपोनेंट मतलब ये वाला कंपोनेंट, समझे क्या। हाँ सर। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बताया था? क्या बोल रहा है, जो और डायरेक्शन का बताया तो रिपीट कर देना। डायरेक्शन। देखो ऐसा मानो कि अगर एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है, अगर मैंने यहाँ पे गोल बल्ब है, स्फेयर बल्ब है, तो क्या वो एक ही डायरेक्शन में लाइट देगा ऐसे, या ऐसे 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 सब डायरेक्शन में लाइट देगा, हर डायरेक्शन में। तो लाइट इज अ ईएम वेव एंड द वाइब्रेशंस आर इन एवरी प्लेन, सब प्लेन में वाइब्रेशंस होते हैं। मींस अगर ये स्फेयर है, एक प्लेन ऐसे बनेगा, एक ऐसे 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 ऐसे, जितना प्लेन बना सकते हो जहां पे पॉइंट आ रहा है उस पर, तो हर एक प्लेन में उसके वाइब्रेशंस रहेंगे, समझे क्या, समझे। हाँ सर। अब हम लोग अपने सहूलियत के लिए सिर्फ दो प्लेन लेके चलते हैं, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। तो पैरेलल प्लेन परपेंडिकुलर प्लेन अगर हम लोग लेंगे, अगर दो ही प्लेन लेंगे हम लोग, तो सिंपल सी बात है, हमारी लाइट के भी दो ही कंपोनेंट होंगे, एक पैरेलल कंपोनेंट और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट, समझे क्या। मींस वेव ऐसे जा रही है, वेव ऐसे जा रही है, प्रोपोगेशन ऑफ डायरेक्शन वेव का ऐसे है, तो उसके दो कंपोनेंट, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर वाले को ऐसे दिखाते हैं इनसाइड द पेपर, और ये जो है ये हमारा पैरेलल कंपोनेंट, समझे क्या। हाँ सर। ठीक है, होते और भी कंपोनेंट है बट हम लोग कितना दिखाते हैं, बोलो भाई, दो ही। दो, एक पैरेलल और इसको बोलते हैं हम लोग अनपोलराइज्ड लाइट, अनपोलराइज्ड मतलब उसका Light. डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। मैंने अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है लाइट विच हैज वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शंस, समझे क्या। ऐसी लाइट जिसके वाइब्रेशन सब डायरेक्शन में है उसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, समझे क्या। हाँ सर। फिर कुछ तो भी हमारे पास में मटेरियल होते हैं जिनसे ये लाइट पास होती है, और लाइट पास होकर के एक ही प्लेन में बचती है, और जो दूसरी वाली लाइट है वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। आई रिपीट, ये लाइट जब इससे पास होगी, लाइक नाइकोल प्रिज्म, इससे जब ये लाइट पास होगी तो इसका एक पूरा का पूरा जो पार्ट है वो हट जाएगा, और सिर्फ एक ही प्लेन बचता है जो ये वाला प्लेन है। मींस मैंने बना दिया ये प्लेन, ऐसा नहीं कि यही वाला प्लेन बचेगा, पर तुम चाहो तो ऐसा भी लिख सकते थे, इसको परपेंडिकुलर प्लेन बचेगा। आई बात समझ में, सिर्फ एक कंपोनेंट बचता है इसका, तो ये रहा एक कंपोनेंट जो बचा हुआ है, एंड इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अ light which has vibrations in one plane only,
ठीक है, सिंपल सी बात है। ये मेरी एक अनपोलराइज लाइट है। अनपोलराइज लाइट जब एक किसी प्रिज्म से पास होगी तो वो क्या करेगा, बाकी सबको रोक देगा, सिर्फ एक प्लेन में जो लाइट है उनको पास होने देगा। दैट इज नोन एज पोलराइज लाइट। मीन्स इट्स एन एग्जाम्पल लाइक दिस। ध्यान देना यहाँ पे, समझाता हूँ तुम लोग को। जैसे कि मानो तुम्हारे पास में ये कंपोनेंट है और ये कंपोनेंट है हाँ या ना? ठीक है, ये दो कंपोनेंट है तुम्हारे पास में। ऐसे देखोगे तो ऐसे दिखाई देंगे तुम लोग को, ये वाला कंपोनेंट और ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट, हाँ कि ना? अगर मेरे पास में एक स्लिट है, स्लिट मतलब ये भी, स्लिट का मतलब होता है ओपनिंग, तो ये ओपनिंग है मेरे पास में। अगर मैं इसको पास करूं यहां से, अगर मैं इसको ऐसे पास करूंगा तो सिर्फ ये पास हो जाएगा और ये दूसरी वाली लाइटें ब्लॉक होती हुई दिख रही है, ये पास हो जाएगा ऐसे और ये ब्लॉक हो जाएगी यहां पे, हाँ कि ना सब लोग? तो इसको बोलते हैं, ये जो दो वाइब्रेशंस थी, दो वाइब्रेशंस में से हमारे पास में एक वाइब्रेशन आ गई और एक वाइब्रेशन पूरी ब्लॉक हो गई पीछे की ओर, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट, कि सारी की सारी लाइट एक ही प्लेन में है और बाकी हमारी लाइट क्या हो गई है, बच पीछे बच गई। समझे क्या? इस प्रोसेस में लाइट की जो इंटेंसिटी है, अगर पहले लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट थी तो अब उसकी आधी बच जाती है आई नॉट बाई टू, क्योंकि आधी लाइट ब्लॉक हो चुकी है ना। अगर दो ही कंपोनेंट मान के चलते हैं, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, पैरेलल वाला कंपोनेंट यहाँ पे आ चुका है, हाँ है ना? तो अगर पहले लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट थी तो अब कितनी हो जाएगी, आई नॉट बाई टू। समझे क्या? और ऐसे कंपाउंड्स जो ये काम कर देते हैं, ऐसे कंपाउंड जो ये काम कर सकते हैं, 2000 समझे क्या? इवन ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, जो इनको तो चलो, इनको अगर आप ये ना बोल करके इनको पोलराइजर भी बोल सकते हो। इनको क्या बोल सकते हो आप? पोलराइजर। आगे जाके देखते हो ऑप्टिकली एक्टिव का एक और मीनिंग है, वो देखते हैं फिर आप आगे। क्या बात समझ में सबको? भैया पार्टिकल्स जो होते हैं, रुक जा 2 मिनट, पहले आगे क्या बात समझ में, लिखो उसको पहले जल्दी। अगली बात सुनेंगे भाई। तो ये पता लग गया कि पोलराइज लाइट क्या होती है और अनपोलराइज लाइट क्या होती है। जो ऑर्डिनरी लाइट होती है ना हमारे पास में, नॉर्मल लाइट, वो क्या होती है, अनपोलराइज लाइट। समझे क्या? उसको जब हम पोलराइजर से पास करेंगे तो सारे के सारे कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे एंड दैट विल बी पोलराइज लाइट। ठीक है, अब अगर मैं आगे की बात करूं, ध्यान देंगे आप सब लोग ध्यान देंगे यहाँ पे। लेट्स सपोज लाइट है मेरे पास में, कैसी लाइट है, कैसी लाइट है, बोलो भाई। बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट तो है, कैसी लाइट है लेकिन? पोलर स्टेट। भाई उमेश यार उल्टे आंसर मत दिया कर, मतलब व्हाट डू यू वांट टू से कि भैया मेरे से ज्यादा डम इंसान आपने जिंदगी में देखा होगा। अभी समझा इस लाइट का नाम क्या होता है? होता है, ठीक है। अब आगे सुनना है यहाँ पे। जब ये लाइट एक पोलराइजर से पास होगी, पोलराइजर से क्या करेगा, उसको पोलराइज कर देगा। पोलराइज करेगा तो एक कंपोनेंट बचेगा एंड दिस इज कैसे टाइप की लाइट, पोलराइज्ड। हाँ कि ना? सारे के सारे वाइब्रेशंस एक ही प्लेन में बचे हुए हैं, दैट इज पोलराइज लाइट। अब एक और चीज रखते हैं यहां पे, इसको बोलते हैं एनालाइजर। क्या बोलते हैं इसको? एनालाइजर। बेसिकली होता है ये पोलराइजर ही है, मतलब जो इसका मटेरियल और इसका मटेरियल है दोनों सेम है बिल्कुल, लेकिन जब इससे पास होगा तो लाइट भी मेरी रोटेट होती है। जो पहले लाइट मेरी ऐसे थी वो मेरी क्या होगी, अब रोटेट हो जाती है बाय सम एंगल। जो पहले लाइट मेरी ऐसे थी वो मेरी रोटेट हो जाती है बाय सम एंगल। आई बात समझ में? समझा क्या?
अब दो टाइप के रोटेशन होते हैं, एक होता है डेक्स्ट्रो रोटेशन और एक होता है लीवो रोटेशन। डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या होता है? व्हेन लाइट या व्हेन पोलराइज्ड लाइट is rotated towards clockwise direction उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेशन। लीवो रोटेशन क्या होता है? व्हेन पोलराइज्ड लाइट is rotated towards एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं लीवो रोटेशन। डेक्स्ट्रो रोटेशन, लीवो रोटेशन, इसको अगर लिखते हैं आर तो इसको क्या लिखेंगे? एस। इसको अगर लिखा डी तो इसको क्या लिखेंगे? एल। इसको लिखा प्लस तो इसको लिखेंगे माइनस। ये नोटेशन है। अगर डेक्स्ट्रो रोटेशन को आर से डिनोट करोगे तो लीवो रोटेशन को किससे डिनोट करोगे? एस से। अगर डेक्स्ट्रो रोटेशन को स्मॉल डी से डिनोट करोगे तो लीवो को डिनोट करोगे स्मॉल एल से। अगर इसको लिखोगे प्लस तो इसको लिखोगे माइनस। समझे? मींस जब लाइट इधर गई तो वो इधर पे भी रोटेट हो सकती थी, इधर पे भी रोटेट हो सकती थी, वो इधर पे रोटेट हुई। तो अगर क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है तो डेक्स्ट्रो रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज हो रही है तो लीवो रोटेशन। ठीक है, और ऐसा कंपाउंड जो ये कर दे, ये मटेरियल किसी कंपाउंड का बना होगा ना, ऐसा कंपाउंड जो ऐसी प्रॉपर्टी शो कर दे, अगर डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखा रहा है तो दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, एंड अगर वो लीवो रोटेशन दिखा रहा है तो दैट इज लीवो रोटेटरी कंपाउंड। आई बात समझ में? समझेगा सब लोग ये चीज? आई रिपीट, एक अनपोलराइज्ड लाइट है, जब वो पोलराइजर से पास होती है तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाती है। इसको कई बार ये भी बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट या फिर सिर्फ पोलराइज्ड लाइट, एक ही बात है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब कि पूरी की पूरी लाइट एक ही प्लेन में एग्जिस्ट करती है। जब वो किसी एक और पोलराइजर जो कि कुछ एंगल पे रखा हुआ है, एनालाइजर ही होता है पोलराइजर एनालाइजर सेम चीज होती है, बस पोलराइजर सीधा है, एनालाइजर को किसी एंगल पे रख दिया जाता है। तो हम लोग को क्या होता है कि जो ये लाइट है ये रोटेट हो जाती है। अगर वो डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज रोटेट हुई है तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेशन, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई है तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेशन। एंड ये जो कंपाउंड जो भी है, जो ये मटेरियल है, ये जो कंपाउंड है जो क्लॉकवाइज दिखाएगा दैट इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, अगर वो लीवो रोटेशन दिखाएगा दैट इज लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लिखेंगे जल्दी से इसको। तो भाई आगे की बात करते हैं, ध्यान देंगे वहां पे। तो हम लोगों ने अभी देखा कि क्या बोलते हैं, ये डेक्स्ट्रो रोटेशन क्या होता है, लीवो रोटेशन क्या होता है। ठीक है, अब उसके आगे की बात करता हूं, तुम्हारे साथ में सुनना है। लिखो वहां पे ऑप्टिकल एक्टिविटी स्लैश ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स। लिखा सबने? कंपाउंड्स, पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। कंपाउंड्स which has tendency, compound which has tendency to rotate light in clockwise or anti-clockwise direction are known as optically active compounds. ठीक है, ability of a compound to rotate light, to rotate plane polarized लिखना, to rotate
plane polarized light ability of a compound to rotate plane polarized light is known as optical activity. ठीक है. एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स क्या होता है? कंपाउंड विच हैज टेंडेंसी टू रोटेट लाइट इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स. ठीक है, देखिए जल्दी से. अब आगे सुनना. अब इन चीजों को कंबाइन करते हैं, जो भी चीजें तुमने अभी तक पढ़ी, इन चीजों को कंबाइन करते हैं किसके साथ में? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ. तुमने क्या क्या पढ़ा अभी? सबसे पहले एक लाइट होती है, ध्यान देंगे यहाँ पे. सबसे पहले लाइट होती है. नॉर्मल लाइट कैसे टाइप की होती है? नॉर्मल लाइट कैसे टाइप की होती है? अनपोलराइज्ड. अब अपने कान नाक खुले रखना बिल्कुल. ठीक है. अनपोलराइज्ड अगर मैं उसको पास करता हूं पोलराइजर से तो कैसी लाइट मिलेगी? पोलराइज्ड लाइट. तो ये मिल गई मेरे को पोलराइज्ड लाइट. ठीक है. और अगर एक कंपाउंड से मैंने उसको पास किया, एक मटेरियल से जो किसी कंपाउंड का बना होगा, तो उसने लाइट को रोटेट कर सकता है दोनों डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी. हाँ कि ना? हाँ सर. ठीक है. अगर ऐसा कर दिया तो इसका जो देखो ये था, ये रोटेशन हो गया. अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज, तो उसको क्या बोलते हैं? और अगर एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? लिबोरोटेटरी. अगर इसके लिए R लिखेंगे तो इसके लिए क्या लिखेंगे? S. इसके लिए D लिखेंगे तो इसके लिए L. इसके लिए प्लस लिखेंगे तो इसके लिए माइनस. और ऐसे कंपाउंड जो ये कर सकते हैं, ये रोटेशन दिखा सकते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. ठीक है. और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? इस फिनोमेना को समझे क्या है चीज सब लोग? हाँ भाई, समझे क्या है चीज? अब आगे की बात सुनना. तो यहां पे जो डेक्स्ट्रो रोटेशन और लिबो रोटेशन दिखाया जा रहा है, अब इसकी बात करते हैं. डेक्स्ट्रो रोटेशन और लिबो रोटेशन, तो ये तो होगी हमारी यहां तक की बात. अब अगर जब तुमने पढ़ा था कि जब SN2 मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म कितने स्टेप का प्रोसेस है वो? वन स्टेप प्रोसेस. जैसे कि अगर मैंने बोला CH3Cl प्लस उसमें मैंने कोई न्यूक्लियोफाइल डाला जैसे कि OH माइनस, तो ये बॉन्ड टूटता है. बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन दूसरी साइड से अटैक करेगा एंड दिस गिव्स अ हाईली अनस्टेबल स्टेट कार्बन HH. इधर से न्यूक्लियोफाइल, यहां से Cl, हाईली अनस्टेबल स्टेट. फिर ये बॉन्ड टूटेगा एंड दिस कंपाउंड बिकम्स CHHNU. हाँ या ना? मीन्स मैं बोलना क्या चाहता हूं कि अगर स्टार्टिंग में दे वर लाइक दिस, कार्बन हाइड्रोजन 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 क्लोरीन इधर था, तो अब क्या होगा? हाइड्रोजन 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 और न्यूक्लियोफाइल नीचे लगा होगा. हाँ कि ना? जिसके कारण क्या हुआ, अगर मान लो ये जो चीज है ये ऐसा था, कुछ कार्बन हाइड्रोजन 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 क्लोरीन, और अगर इससे मैं लाइट पास करता, इस कंपाउंड के मिक्सचर से मैं लाइट को पास करता, तो सिंपल सी बात है मेरे को एक ऐसा रोटेशन देखने को मिलता. लेकिन ये वाला जो कंपाउंड है वो ऐसा, ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. अगर मैं इस कंपाउंड से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करूंगा तो क्योंकि मेरी गलती है, न्यूक्लियोफाइल जो है वो उल्टा हो गया है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या हो गया? उल्टा हो गया. तो जब इससे पास होगा तो लाइट अब इस बार उल्टी रोटेट होगी. हाँ या ना सब लोग? तो ये जो है इसको बोलते हैं इन्वर्जन टेक्स प्लेस. इन्वर्जन क्यों? क्योंकि जो मॉलिक्यूल का नेचर है ऑप्टिकल आइसोमर के लिए वो उल्टा हो गया है ना. हाँ कि ना सब लोग? अगर वो पहले डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखा रहा था तो अब क्या दिखा रहा है वो? लिबो रोटेशन. समझे? एंड इसलिए हम लोगों ने वहां पे वर्ड यूज किया था कि इन्वर्जन टेक्स प्लेस. समझे क्या? अब अगर मैं आगे की बात करूं
ध्यान देना यहाँ पे। अगर अब मैं आगे की बात करूं SN1 टाइप की, SN1 टाइप की, तो SN1 रिएक्शन वाज अ 2 स्टेप प्रोसेस। उसमें पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इट्स लाइक जैसे ये था न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे लगा था हेलोजन, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन बनेगा प्लस और ये बनेगा X माइनस, ठीक है। और सेकंड था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पे कार्बन था प्लस उसमें आया न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो हम लोग डायरेक्टली ये लिख देते हैं बस, बट इसका मीनिंग पता है क्या है? मीनिंग ये है कि जब कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे एक्चुअल में ये ऐसे ही रहता है, कार्बन हाइड्रोजन 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 हेलोजन। जब ये टूटेगा, टूट करके ये हट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा X, तो यहाँ पे बनता है कार्बन और ये, दिस इज प्लेनर मॉलिक्यूल, दिस इज प्लेनर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब हुआ क्या, बेसिकली पहले ऐसे थे 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए थे, हाँ या ना सब लोग? और एक ऊपर क्या लगा हुआ है, ऊपर क्या लगा हुआ है, हेलोजन, सब लोग। 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए हैं और ऊपर क्या लगा हुआ है यहाँ पे, हेलोजन। लेकिन जैसे ही यहां से हेलोजन निकला, जैसे ही हेलोजन निकला, ये अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि इनके बीच में कम रिपल्शन हो, और ये कैसा टाइप का मॉलिक्यूल बन गया, ये प्लेनर मॉलिक्यूल बन गया। मतलब अब ये ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं दिखाई देगा, ये ट्राइपॉड की तरह नहीं, ये बिल्कुल एक प्लेन में तुमको ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई देगा, दिख रहा है। अब अटैक जो होगा अगले वाले न्यूक्लियोफाइल का, अगला वाला न्यूक्लियोफाइल यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है। अगर मान लो जहां पे हेलोजन था, पहले कैसा था, ऐसे था, तो हेलोजन कहां पे लगा हुआ था, ऊपर क्यों लगा हुआ था हेलोजन ऐसे। अगर ये न्यूक्लियोफाइल गया और ये हेलोजन गया और उसकी जगह आने वाला न्यूक्लियोफाइल यहीं पे आया, मतलब स्ट्रक्चर सेम ही है। मतलब अगर पहले डेक्स्ट्रोरोटेशन दिखा रहा था तो अभी भी क्या दिखाएगा। लेकिन अगर ये ऐसे हो गए, मेरे हाइड्रोजन जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हो गए, समझे क्या, और जो मेरा आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो कहां की ओर लगा, नीचे की ओर लगा, तो अब क्या दिखाएगा वो, समझेगा ये बात को। तो बेसिकली सी बात ये है कि यहां पर तुम्हारे पास में ये प्लेनर मॉलिक्यूल बन चुका। प्लेनर मॉलिक्यूल मतलब एक प्लेन है जिसके अंदर ऐसे ये 3 है, 1 2 3 कार्बन, सॉरी 3 हाइड्रोजन है और एक की बॉन्ड, एक की जगह खाली है। अब वो यहां से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी, मतलब यहाँ पे तुम लोग को दोनों चीजें मिल सकती है कि जहां से हेलोजन गया वहीं पे हेलोजन जुड़ सकता है, और जहां से हेलोजन नहीं गया उसके अपोजिट साइड से भी हेलोजन नहीं, सॉरी न्यूक्लियोफाइल जुड़ सकता है। तो अगर ये डेक्स्ट्रोरोटेशन था, ये डेक्स्ट्रो दिखाता था, तो ये वाला क्या दिखाएगा, डेक्स्ट्रो दिखाएगा, बट ये वाला क्या दिखाएगा, लीवो। मींस इसके ऊपर जो न्यूक्लियोफाइल है उसके अटैक करने की चांसेस 50-50 है, इधर से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है, हाँ की ना। एंड हेंस ये 50% क्या दिखाता है, डेक्स्ट्रोरोटेशन, और 50% क्या दिखाता है, लीवो रोटेशन। ऐसे मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं ऐसे मिक्सचर को हम लोग, रेसिमिक मिक्सचर। एंड इस फिनोमेना को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। समझे क्या बात को सब लोग। चल तो अब 1-2 डेफिनेशंस लिखनी स्टार्ट करना। सबसे पहले लिखो इन्वर्जन, सबसे पहले लिखो इन्वर्जन। तुम्हारी किताब के हिसाब से लिखते हैं डेफिनेशन, क्योंकि पेपर में इन्वर्जन और रिटेंशन की डेफिनेशन बहुत बार आती है। लिखेंगे सब लोग इन्वर्जन। बोलो भाई। डॉट को यहीं पे होना चाहिए। पढ़ो यहाँ पे, पहले पढ़ो क्या लिखा है सब लोग। देयर आर 3 आउटकम्स फॉर अ रिएक्शन इन असिमेट्री, लिखा हुआ है वहां पे, हाँ सब लोग किताब के अंदर ये वाला पेज देखेंगे 299 पेज। सबसे पहले देखो वहां पे तुम लोग को रिटेंशन के बारे में बोला गया है। रिटेंशन ऑफ अ कॉन्फ़िगरेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट मतलब कि जैसा था वैसा का वैसा। चेक करो, यहां से x गया और x की जगह पे y आ गया,
सर। और उसी पोजीशन पे आया है, हाँ तो सर। दैट इज नोन एज रिटेंशन, दैट इज नोन एज रिटेंशन। इन्वर्जन की बात करूं तो चेक करो यहाँ पे वाई था, देखो यहाँ बीच वाला मॉलिक्यूल देखो, बीच वाला मॉलिक्यूल देखा, हाँ सर। अगर जहां से x था वहीं पे y आया है तो इसको बोलते हैं रिटेंशन, लेकिन जहां पे x था वहां से हट करके y दूसरी जगह पे आया है तो उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। समझे क्या भाई सब लोग? ये वाला जो तुम्हारा पार्ट है ना, ये बताता हूं, ये है इन्वर्जन, समझे? और ये वाला जो पार्ट है तुम्हारा, ये वाला कौन सा है, समझे क्या? और अगर इन दोनों का मिक्सचर मिलेगा, ए का और बी का मिक्सचर मिलेगा, उसको क्या बोलेंगे? रेसिमाइजेशन। समझे क्या भाई सब लोग? बोलो भाई। हाँ भैया। चलो तो लिखेंगे वहां पे सबसे पहली डेफिनेशन, रिटेंशन। रिटेंशन, इन्वर्जन एंड रेसिमाइजेशन। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, पहले तो बोलता हूं मेरे को। देखो वहां पे रिटेंशन मीन्स, रिटेंशन इज डिफाइंड एज, retention is defined as retaining the same spatial arrangement of atoms after the reaction हो जाएगी, उसके बाद में जैसे स्पेस में लगे हुए थे एटम्स वैसे ही लगे होंगे, उन्हीं पोजीशंस पे लगे होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग रिटेंशन। इन्वर्जन मतलब, इन्वर्जन इज डिफाइंड एज inverting the position of incoming, या पहले आउटगोइंग लो, इन्वर्टिंग द पोजिशन ऑफ आउटगोइंग एंड इनकमिंग एटम टू द कंपाउंड आफ्टर reaction. Inversion is defined as inverting the position of outgoing and incoming atom. जो गया है और जो आया है उन दोनों की पोजीशंस को क्या कर देना, इन्वर्ट कर देना, दैट इज नोन एज इन्वर्जन। ठीक है। रेसिमाइजेशन क्या होता है? अ मिक्सचर या अ कंपाउंड which shows 50% retention and 50% inversion is known as racemic compound, and the phenomena is known as रेसिमाइजेशन। मतलब ऐसा कंपाउंड जो कि 50% इन्वर्जन कर सकता है और 50% रिटेंशन कर सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेसिमिक कंपाउंड। और ये जो वो बना, क्या बोलते हैं, मिक्सचर बना, इसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। और ये जो क्या बोलते हैं फिनोमेना प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। ठीक है। अब सुनना यहाँ पे, कंपाउंड्स विच shows retention and inversion are optically active। और यहां पे कंपाउंड विच शोज
compound which shows racemization are optically inactive। ठीक है, लिखो उसको प्लीज। चलो सुनना है इसके आगे। तो इसके आगे दो चीज और होती है, एक होती है कायरलिटी, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है, और उसके बाद में आता है इनएंशियोमर्स क्या होते हैं। ठीक, तो ध्यान देना आप सब लोग। कायरलिटी की बात करते हैं पहले, तो सुनना है आप। हाँ भाई, अगर मैं बोलूं कि दो मेरे पास में कंपाउंड है, दोनों बिल्कुल सेम है, दिखते बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन जो उनकी मिरर इमेजेस है, आई रिपीट, जो उनकी मिरर इमेजेस है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है। समझे? इट्स लाइक जैसे कि ये है हाथ, ये रहा हाथ, दोनों एक जैसे दिखते हैं बिल्कुल, हाँ है ना? हाँ सर। बीच में मिरर डालूंगा तो इसकी इमेज यही बनेगी, और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर उठाकर के ऐसे रखो, क्या ये ओवरलैप करती हैं क्या? नहीं। तो ऐसे को बोलते हैं हम लोग नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, ऐसे को बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। समझे क्या? यस सर। तो यहां पर लिखो कायरल कंपाउंड्स, कई बार चिराग भी बोलते हैं इसको कायरल कंपाउंड्स। लिखो वहां पे द कंपाउंड, the molecules which are non superimposable mirror images of each other are known as chiral compounds। समझे? समझे क्या? एंड ये जो आइसोमर्स बनाते हैं, इन आइसोमर्स को बोलते हैं हम लोग द आइसोमर्स शोज बाय द आइसोमर्स फॉर्म्ड बाय chiral compound, the isomers formed by chiral compound are known as enantiomers। इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि मैंने बोला कार्बन, फिर यहां पे बोला OH, Cl, H, या ऐसे मान लो कि मैंने चार अलग अलग ग्रुप लगा रखे हैं, A, B, C, D। ये मिरर है, इधर गए तो ये कार्बन, इधर पे क्या आएगा B, यहाँ पे क्या आएगा C, यहाँ पे D और यहाँ पे A। अगर मैं इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करवाता हूँ, एज इट इज उठा के रख देता हूँ, तो दोनों एक जैसे नहीं है, बट दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। समझे? ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं कायरल कंपाउंड्स। एंड आइसोमर्स, जो ये एक दूसरे का आइसोमर है ना, तो इनको बोलेंगे दीज आर इनएंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। आई बात समझ में सबको? समझा क्या? बाकी लोग लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे इसको। आगे सुनना। अब मान लो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है कि पेपर में जनरली यहाँ से डेफिनेशन आती है। पहली बात तो कि ये जितने भी डेफिनेशन लिखवाई है ना, इनमें से कोई ना कोई डेफिनेशन पूछते हैं पेपर में, या फिर क्या पूछेंगे, जैसे कि ये कार्बन दिया है तुम लोग को CH3 C Cl H CH2 CH3 CH2 Cl। बताओ इनमें से कायरल कार्बन कौन सा है? आई रिपीट, कायरल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन कौन सा है? तो सिंपल सी बात है, ऐसा कार्बन जिसके आजू बाजू चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हो। क्या पहले वाले कार्बन के आजू बाजू चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं क्या? इस कार्बन के आगे चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हैं क्या? इसके आजू बाजू सारे डिफरेंट ग्रुप है क्या? इधर पे CH3 है, इधर पे बड़ा सा ग्रुप है, इधर हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन है, डिफरेंट है, हाँ या ना?
हाँ सर। तो दिस कार्बन इज कायरल कार्बन, समझे क्या? समझे? इधर जाओ। को देखते हैं कंप्लीट को, क्या क्या? जो बीच वाले दोस्ती आप बता रहे थे, मतलब साइड वाला सिंगल सी देखते हैं या अबे सिंगल सी कैसे देखेगा? बॉन्ड के साथ में तो जुड़े हुए हैं ना सारे ये। इस कार्बन को देखेगा, बट कार्बन को तो सब जुड़ के ही आएंगे ना साथ में। हाँ सर। नेक्स्ट इधर पे जाओ, 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे, एक ये दोनों सेम हो गए, कायरल नहीं है। अगले वाले पे जाओ, 2 मॉलिक्यूल सेम हो गए, कायरल नहीं है। मतलब ऐसा जो कार्बन जिसके ऊपर सारे डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, दैट इज नोन एज कायरल कार्बन। समझा क्या सबको? अब सुनना यहाँ पे, मैंने एक चीज बोली थी, तुम लोग को ध्यान देना यहाँ पे सब लोग। अब मैं इसको सब चीज को समेटता हूँ, सुनना है। सबसे पहले लाइट कौन सी होती है हमारे पास में? बोलो भाई। अनपोलराइज्ड, ठीक है। अगर वो किसी पोलराइजर से पास करेंगी, अगर वो पोलराइजर से पास करेगी तो कैसी लाइट मिलेगी? पोलराइज्ड लाइट, जिसको प्लेन पोलराइज्ड भी बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। फिर एक मटेरियल से हमने उसको पास करवाया, तो वहां पे हम लोग को 2 चीजें मिल सकती है, या तो हमको डेक्स्ट्रो रोटेशन मिल सकता है, और क्या मिल सकता है हम लोग को? लिवो रोटेशन, हाँ कि ना? चलो भाई, अगर अब सुनना आप है, अगर मान लो ये जो कंपाउंड था पहले डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाता था, और लाइट पास हुई, अभी भी डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाया, मतलब देखो इट्स लाइक कि अगर पहले हेलोजन यहां लगा था, और अब अगर ये चेंज हो गया, इसमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया, और ये अभी भी ऐसा ही है, तो इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो। कि अगर पहले लाइट को डेक्स्ट्रो क्लॉकवाइज रोटेट करता था, तो अभी स्ट्रक्चर सेम है, मतलब अभी भी क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा लाइट को, हाँ या ना सब लोग? लेकिन अगर पहले हेलोजन इधर लगा हुआ था, अगर पहले हेलोजन इधर लगा था, और लेकिन अभी क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया उल्टी साइड से, न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया, तो इधर पे न्यूक्लियोफाइल लग गया, तो अब अगर ये पहले डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाता था, तो अब उसका उल्टा दिखाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, लिवो रोटेशन दिखाएगा, बट इस चीज को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, और इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वर्जन। बोलने का मीनिंग ये है कि अगर ये पहले डेक्स्ट्रो दिखाता था पहले, तो अभी भी क्या दिखाएगा? डेक्स्ट्रो। या फिर अगर पहले ये लीवो दिखाता था, तो अभी भी क्या दिखाएगा? मतलब इसका वो चेंज, नेचर चेंज नहीं होगा, इसलिए रिटेंशन। लेकिन इधर पे क्या हुआ, अगर ये पहले डेक्स्ट्रो दिखाता था, मॉलिक्यूल उल्टा हो गया, तो अब क्या दिखाएगा? डेक्स्ट्रो की जगह क्या दिखाएगा? लीवो। और अगर पहले लीवो दिखाता था, तो अब क्या दिखाएगा? तो इस चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? और ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें दोनों साइड से अटैक हो सकता है, ऐसा प्लेनर मॉलिक्यूल कार्बोकैटायन जिसमें दोनों साइड से अटैक हो सकता था न्यूक्लियोफाइल का, इधर से भी और पीछे से भी, वो 50% ये दिखाता है और 50% ये दिखाता है, हाँ कि ना? उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? रेसिमाइजेशन, एंड दिस इज रेसिमिक कंपाउंड। अब मुद्दा ये है मेरा, सुनना है सब लोग, मुद्दा सुनना। जो कंपाउंड लाइट को रोटेट करने की एबिलिटी रखता है, दैट इज नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव। मींस रिटेंशन में क्या हो रहा था कि अगर पहले डेक्स्ट्रो था, तो अभी भी डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखा रहा है, लीवो था तो लीवो रोटेशन दिखा रहा है। मेरा पॉइंट है क्या रोटेशन दिखा रहा है, हाँ या ना? मतलब अगर भाई कैसा नहीं, अगर पहले 15 डिग्री से रोटेट कर रहा था, तो अभी भी 15 डिग्री से रोटेट कर रहा है, रोटेट तो कर ही रहा है ना, हाँ कि ना? यस। और इसमें कैसा था कि अगर पहले 30 डिग्री से रोटेट कर रहा है, तो अब कितने से करेगा? -30 से। जो क्लॉकवाइज हो रहा था, अब क्या हो जाएगा? और अगर पहले एंटी क्लॉकवाइज था, तो अब क्या हो जाएगा? क्या रोटेशन दिखा रहा है? यस सर। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। जो रोटेशन दिखा दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। रेसिमाइजेशन में क्या हुआ? 50% रिटेंशन है, 50% इन्वर्जन। मींस अगर पहले 30 डिग्री दिखा रहा था, तो 30 डिग्री रिटेन करेगा, और 30 डिग्री दिखा रहा था, तो उसका -30 डिग्री उल्टा भी करेगा। अब टोटल 30 डिग्री, मतलब आधा डेक्स्ट्रो दे रहा है, आधा लीवो दे रहा है, टोटल आंसर कितना हो जाएगा? इसका मतलब दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका मतलब समझे कि मीन लाइट ऐसी थी तो ऐसे ही पास हो जाएगी, वो रोटेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि 50% रोटेशन है एंड 50% रिटेंशन है। समझे क्या? मतलब इन्वर्जन रिटेंशन दोनों है 50-50%। समझे क्या?
तो रेसिमिक मिक्सचर शोज रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव का मीनिंग ये होता है कि जितना रिटेंशन है उतना इन्वर्जन है, मतलब जितना डेक्स्ट्रो रोटेशन है उतना ही लिवर रोटेशन है। क्या ये बात समझ में आई सबको? चल अब मैं उससे आगे की बात कर लेता हूँ, सुनने आया है। अब ऐसे कंपाउंड जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं, मिरर इमेजेस, दोज आर नोन एज कायरल कंपाउंड्स, एंड उनको अगर हम आइसोमर्स की भाषा में बोलेंगे दोज आर नोन एज एनैंटियोमर्स। जनरली उनके पास ये एबिलिटी होती है क्या दिखाने की, सॉरी, डेक्स्ट्रो रोटेशन एंड लिवर रोटेशन। समझे क्या बात को? एंड जो इसके पीछे की जो मैथ्स है कि कितना डिग्री रोटेट करेगा कितना डिग्री नहीं करेगा, मेलूज लॉ, फिर तुम्हारा मेलूज लॉ के बाद में ब्रूस्टर्स लॉ, ये सब आएगा, ये सब फिजिक्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे सर हमने को ये पढ़ना था कि कौन कंपाउंड कितना रोटेशन करेगा, क्या करेगा, वो आगे आ जाएगा। समझे क्या? लिख लो उसको अगर लिखना है तो। हाँ भाई इतना करते हैं आज के लिए। तो जनरल ये जो टॉपिक पढ़ा है इससे पेपर के अंदर ज्यादा डेफिनेशन आती है, ठीक है। इसके बाद कुछ छोटे मोटे एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो अपन कल देखेंगे, प्लस SN1 SN2 रिएक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चंस कल देखेंगे, ठीक है। चलो फिर बाय बाय।